हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उनको देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम यहाँ डेली इवनिंग में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीडीपी की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं हम अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव क्रिया है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि यूज़ में लाई जाती है किसी भी इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए। द फर्स्ट वन इज़ वर्णन करना, यानी कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए। पहचान करना, रिकॉग्नाइज कर लीजिए। अंतर करना मतलब डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि डिफ्रेंशिएट करना। वर्गीकृत करना मतलब कि उनको अलग अलग करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर इज अंतर करना। आप एक बात बताइए, अंतर करना मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस करने की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? ठीक है, बिटवीन यानी कि दो चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। ठीक है, अब वर्णन करने में आप किसी सूचना का विश्लेषण नहीं करेंगे, पहचान करने में विश्लेषण नहीं करेंगे, वर्गीकृत करने में विश्लेषण नहीं करेंगे। विश्लेषण की जो बात आएगी वो किस पे आएगी? अंतर करना में। जब आपको किसी चीज़ के अंतर करने की बात की जाएगी तब आप क्या करेंगे? उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके बहुमूल्य सजेशंस का हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है, तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप पाठक मतलब बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ने में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है। वह अपने कोर्स की तो किताबें पढ़ता ही पढ़ता है, साथ ही साथ वह लाइब्रेरी भी जाता है, पुस्तकालय जाता है, वहाँ से जो अदर टॉपिक्स होते हैं उनकी भी बुक्स को पढ़ता है। एंड इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। जो उसे प्रैक्टिकल वर्क जो दिया जाता है वो सारा का सारा अपने भोजन अवकाश में करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं तो कभी भी उसके टीचर को या उसके पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता उससे पढ़ने के लिए, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है और सच में वह सीखना चाहता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। उसे किस रूप में सर्वाधिक वर्णित किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन समझने से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट है राजेश, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वह जब भी अपनी बुक्स तो पढ़ता ही पढ़ता है कोर्स की, इसके अलावा जब भी वह पुस्तकालय जाता है तो और टॉपिक्स पर भी बुक्स पढ़ता है। उसके लिए जो भी कुछ काम दिया जाता है, जो भी कुछ उसका होमवर्क या प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो सारा का सारा भोजन अवकाश यानी कि जो उसका हाफ इंटरवल होता है उसमें कर लेता है वो। इसके अलावा जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं तो कभी भी उसके पेरेंट्स को या उसके टीचर्स को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहना पड़ता है कि भाई पढ़ाई कर लो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, लेकिन उसको कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही पढ़ लेता है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रेशर में आके पढ़ता है, यह देखा जाता है कि उसको पढ़ने में सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसे आनंद लेता है वो अपनी पढ़ने का। तो इसमें ऑप्शंस कौन से करेक्ट होगा ये देखना है हमारे लिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब बच्चा आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होगा तभी वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएगा, है ना। तो जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा ढंग से। शिक्षक अभिप्रेरित छात्र, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर शिक्षक द्वारा अभिप्रेरित होता तो वो शिक्षक के कहने पर पढ़ता, है ना। ये देख लेते हैं। तथ्य आधारित शिक्षार्थी, यानी कि वो फैक्ट्स को रिलेट करता है कि फैक्ट्स पर आधारित है, फैक्ट्स पर बेस्ड स्टूडेंट है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। मापन आधारित, मेजरमेंट पर बेस है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये हमारे रॉन्ग हो गए। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर 1।
आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो आप अभी भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। आप लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? लैंग्वेज जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो कौन सा तरीका गलत है ना। अगर आप चाहते हैं कोई बच्चा लैंग्वेज को सीखे तो आपको इनमें से कौन सा काम नहीं करना चाहिए इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ये तरीका बिल्कुल भी सही मतलब गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जैसे कि अगर वो कोई बात कह रहा है तो पहले उसकी बात को कंप्लीट हो जाने दें, ठीक है। क्योंकि अगर हमसे कोई बात कहता है, छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो वो कई बार बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमसे अपनी बात कह रहा होता है, लेकिन हम अगर उसे बीच में टोक दें तो क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो अपनी बात नहीं कह पाता। तो पहले आप उसकी बात को सुने, ठीक है, और उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये बताइए, वो अब तक जिस माहौल में रहा है ना, वो तो उसी माहौल के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। उसकी भाषा तो अभी अमान्य है ही, लेकिन अमान्य नहीं है उसकी भाषा, लेकिन उसकी भाषा का जो प्रयोग है वो तो अभी अच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन आप उसे अमान्य नहीं कर सकते। अमान्य मतलब आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि उसने वही सीखा है जिस माहौल में वो रहता है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, आपको ये काम नहीं करना है। थर्ड देखेंगे, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। वो जो भी प्रयोग कर रहा है अपनी लैंग्वेज के साथ, आप उसके प्रयोग का समर्थन कीजिए। बिल्कुल सही बात है, अगर वो कोशिश कर रहा है तो आप उसको समर्थन कीजिए। फोर्थ वन इज़ भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आपको उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हमसे रॉन्ग ही पूछा था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसा नहीं है कि ये वाला करेक्ट है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ होती है वो शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को, यानी कि मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है वो शिक्षक निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है वो शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है, मेन यहाँ पर ये बात है, ठीक है। देख लेते हैं और ऑप्शन। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। तो नियंत्रण बनाए रखने वाली कोई बात ही नहीं है, टीचर को खुद ही में ही नियंत्रण होता है, और नहीं होता है तो भाई होना चाहिए। थर्ड है ऑप्शन, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि आपके लिए सभी जो शिक्षार्थी हैं उनके शिक्षण के विषय में आपको पता होना चाहिए, आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि उनके बुद्धि स्तर कितना है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका शैक्षिक निष्पादन अच्छे से हो सकता है। फोर्थ है, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। ये भी रॉन्ग हो गया। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कहा जा रहा है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या प्रश्न पूछना बाधक हो सकता है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाधक नहीं है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बाधक है, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। मतलब जो विकास है और जो हमारा सीखना है वो अप्रभावित रहते हैं, तो अप्रभावित बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। भाई हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि शिक्षार्थी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है और वो विविध तरीक़ों से सीख सकते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अभी तक अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में CDP की थ्योरीज़ में। खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो खेलना है वो संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन से सत्य हैं? आनुवंशिकता और वातावरण की बात हो रही है यहाँ पर।
आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है भाई। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर 50-50%, है ना। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सामाजिकरण है, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें पढ़ के बताना है कि सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, मतलब जो भी मानदंड है उनमें परिवर्तन करो, ये सामाजिकरण है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, ये भी रॉन्ग है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ये भी रॉन्ग है। अब हमारा नेक्स्ट है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जो भी बने हुए हैं मानदंड उनमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है, वही क्या है? समाजीकरण। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस थे, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? एक पीटी टीचर है, वो सुधारना चाहता है जो फील्डिंग है बच्चों की उसको, तो कौन सा काम उसे करना चाहिए जिससे कि बच्चे लक्ष्य प्राप्त कर सकें? तो फर्स्ट इसका है क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाए, मतलब कि क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाए। तो भाई बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास से हर कोई सीख सकता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सेकंड है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मतलब आप केवल एक्सप्लेन कर दीजिए उनको क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, क्या इसकी आवश्यकता होती है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। आप तर्क बता दीजिए। क्या तर्क बताने से या केवल बता देने से कुछ भी क्या बच्चा सीख जाएगा? लास्ट है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी उसका अवलोकन करेंगे। मतलब क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग कहीं पर हो रही है उसको प्रदर्शित करना है और बच्चे केवल ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इन तीनों ही चीज़ों से बच्चा कभी भी फील्डिंग नहीं सीखेगा, वो सीखेगा तो सिर्फ अभ्यास से। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 9th है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे इस स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में उसके शिक्षार्थी निम्न विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, है ना, क्या करेंगे डैश। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टीचर है, वो अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा एबल उसने बना दिया है कि बच्चे उसके एक स्थिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकें। वाद विवाद कराती है तो उससे भी क्या होता है, टॉपिक एक होता है लेकिन सभी के अलग अलग थॉट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के वो अवसर उपलब्ध कराती हैं। अब वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में उसके शिक्षार्थी निम्न में से कौन से तरीके को अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकें, वो कौन सा तरीका होगा? तो भाई इसकी बात अगर हम करें तो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है तर्कसंगत, लॉजिकल। सेकंड है आत्मसात। थर्ड है निर्माण। फोर्थ है सक्रियकरण। तो इसका भाई जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आत्मसात, यानी कि बच्चे क्या कर ले रहे हैं, उन बातों को आत्मसात कर ले रहे हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे तभी अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए कोई बात बताई, ऐसा तो नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही सुनी होगी। जैसे कि अगर मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाऊँ, ठीक है, अब आपने वो थ्योरी मेरे से भी पढ़ी है, किसी और से भी पढ़ी है और किसी और से भी पढ़ी है, तीनों से आपने पढ़ी है। आपको जो समझ में आया, अगर कोई आपसे पूछे तो आपने तीनों की थ्योरी को आत्मसात तो किया है। अब उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप सेम वही थ्योरी सुनाएंगे? नहीं, आपने जो आत्मसात किया है उसे अपने तरीके से, है ना, उसे अपने तरीके से उस स्थिति को यानी कि उस थ्योरी को अनेक परिप्रेक्ष्य में आप विकसित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है ये देखना है। तो भाई एक बच्ची है सीता, उसने हाथों से दाल चावल खाना सीख लिया है, यानी उसे पता है कि दाल और चावल है तो क्या करना है, इसको मिलाकर
खा लेना है। तो जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो क्या वो समझ जाती है कि क्यों आए हैं, खाने के लिए आए हैं, तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को क्या कर लिया है, तो अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, समुचितता कर लिया है। तो भाई उसने अनुकूलित कर लिया है, यानी कि एडजस्टमेंट कर लिया है उसने अपने माइंड में, चीज़ों को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है अपने माइंड में, अपने स्कीमा में, कि हाँ ये दाल है, ये चावल है और इनको मिलाकर खाया जाता है। तो आई होप आपके लिए ये सेशन भी यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल लगा है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। आज मैं आपके लिए कराऊंगी जो हमारी असेसमेंट की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, जिन जिन तरीक़ों से हम असेस कर सकते हैं बच्चों को, अभी मैं आपको इवनिंग में वही अभी और क्लास दूंगी। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।